मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस दिन सुबह सुबह ही दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसकी वजह थी शाही खजाने से अमूल्य कोहिनूर हार का गायब हो जाना। अकबर अत्यंत क्रोधित थे। उनका मानना था कि ये काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि महल के ही किसी विश्वास पात्र का है। उन्होंने तुरंत अपने सबसे चतुर वजीर बीरबल को बुलाया। बीरबल हमेशा की तरह शांत और अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान लिए खड़े थे। उन्होंने स्थिति को समझा और कहा, जहां पनाह, चोर दरबार में ही है, लेकिन उसे पकड़ने का तरीका थोड़ा अनोखा होगा। बीरबल ने घोषणा की कि अगले दिन सभी दरबारियों को एक विशेष कार्य करना होगा। उन्होंने कहा, हर दरबारी को कल सुबह अपने घर से अपने हाथों में एक गिलास जादुई दूध भरकर लाना होगा। ये दूध ऐसा है जो सिर्फ सच्चा इंसान ही पी सकता है। दरबारी चकित थे। दूध से चोर का क्या संबंध? लेकिन बीरबल की योजना उनके दिमाग में धीरे धीरे पक रही थी। उन्होंने सोचा, चोर को पकड़ने के लिए मुझे उसके दिमाग पर सीधा वार करना होगा। यह दूध का रहस्य ही चोर को सामने लाएगा, और वो भी हंसते हंसते। अगली सुबह दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। सभी दरबारी, जिनमें से कई बड़े चिंतित दिख रहे थे, सावधानी से अपने हाथों में दूध का गिलास थामे खड़े थे। दूध सामान्य गाय का लग रहा था, पर बीरबल की बातों ने इसे रहस्यमय बना दिया था। उन सब में से एक व्यक्ति का हृदय डर से तेजी से धड़क रहा था। वो चोर। उसने सोचा, अगर ये दूध सच में जादुई हुआ तो मेरा भेद खुल जाएगा। क्या ये सचमुच जहर बन जाएगा? बीरबल ने मंच पर आकर एक गहरी मुस्कान के साथ सबका स्वागत किया। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, मित्रों, ये दूध सत्य की कसौटी है। ये केवल सच्चे मन से ही पिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बेईमान है और फिर भी इसे पीने का साहस करेगा, तो दूध उसके मुंह में जाते ही जहर बन जाएगा और उसका मुंह नीला पड़ जाएगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। चोर ने घबराकर गिलास की ओर देखा। उसका हाथ कांप रहा था। बीरबल ने आगे कहा, अब मेरे सामने खड़े हो जाओ और एक एक करके इसे पी लो। दरबारियों में एक अजीब सी फुसफुसाहट और भय का माहौल था। एक एक करके लोग गिलास उठाने लगे। जो ईमानदार थे, उन्होंने सहजता से दूध पिया और गिलास लौटा दिया। दूध ने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन जैसे जैसे कतार छोटी होती गई, एक दरबारी, जिसका नाम रामू था और जिसे चोरी का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा था, उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसका नंबर आया। उसने कांपते हाथों से गिलास उठाया, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बीरबल की आंखें शिकारी की तरह उस पर गड़ी थी। क्या हुआ, रामू? बीरबल ने शांति से पूछा। पियो, अगर तुम सच्चे हो तो ये अमृत है, अगर नहीं। रामू ने गिलास को होठों तक लाया, लेकिन डर के मारे उसका गला सूख गया। उसने अंतिम क्षण में गिलास नीचे रख दिया और जोर से खांसने लगा। दूध का एक बूंद भी उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसका पूरा चेहरा डर और तनाव से नीला पड़ने लगा। बीरबल ठाका लगाकर हंस पड़े। देखा महाराज, वर्ड काउंट 105 वर्ड्स। बीरबल ने अपनी हंसी पर नियंत्रण किया और हाथ जोड़कर सम्राट अकबर की ओर देखा। महाराज, मैंने इस दूध में कोई विष नहीं मिलाया था, लेकिन मैंने रामू के मन में डर का बीज बो दिया था। अकबर और दरबारी अचंभित थे। मतलब, अर्थ ये है, जहांपनाह, कि एक सच्चा व्यक्ति निडर होकर दूध पी लेता। उसे पता होता कि वो निर्दोष है, लेकिन रामू का अपराध बोध उसके गले में अटक गया। उसे डर था कि मैंने सच में कुछ मिला दिया होगा, क्योंकि उसका मन जानता था कि वह दोषी है। उसकी प्यास ने नहीं, बल्कि उसके डर ने उसकी चोरी का प्रमाण दे दिया। बीरबल ने रामू की ओर देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। रामू, अब सच बताओ, वो शाही हार तुमने कहाँ छिपाया है? अगर अब तुमने झूठ बोला
तो तुम्हें ये दूध फिर पीना पड़ेगा। रामू कांप उठा और जमीन पर बैठ गया। रामू फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गरीबी और लालच के कारण बहक गया था। मैंने सोचा था कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल ने उसे पीने के लिए रखा हुआ दूध का गिलास दिखाते हुए कहा, चोरी का डर इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। रामू, अब बता, हार कहाँ है? डर के मारे कांपते हुए रामू ने स्वीकार किया, हार, वो मैंने नगर के बाहर पुरानी जामुन के पेड़ के पास मिट्टी के घड़े में छिपा दिया है। मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाद उसे बेच दूंगा। अकबर दंग रह गए। उनका गुस्सा तुरंत शांत हो गया और उनकी जगह गहरी संतुष्टि ने ले ली। उन्होंने तुरंत 2 सिपाहियों को बताए हुए स्थान से शाही हार लाने का आदेश दिया। हार वापस मिलने की पुष्टि होते ही अकबर अपनी गद्दी से उठे और हंसते हुए बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम अद्भुत हो। तुमने बिना किसी तलवार या बल का उपयोग किए केवल एक विचार और एक गिलास दूध से सच बाहर निकलवा लिया। तुम्हें कोई कैसे हरा सकता है? अकबर ने उन्हें गले से छोड़ते हुए उत्सुकता से पूछा। वाह बीरबल, ये तो कमाल है, लेकिन अब तुम्हें बताना होगा, उस दूध का रहस्य क्या था? क्या वह सचमुच जादुई था या तुमने कोई और चाल चली थी? बीरबल ने सम्मान से झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, दूध न तो जादुई था और न ही बहुत गर्म। मैंने केवल एक मानसिक जाल बिछाया था। जब मैंने ये घोषणा की कि चोर का गला और होंठ तुरंत जल जाएंगे, तो मैंने सीधे उसके अपराध बोध को निशाना बनाया। जिस व्यक्ति ने चोरी नहीं की थी, वो जानता था कि उसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो शांति से पी गया। लेकिन चोर, जो पहले से ही भयभीत और बेचैन था, उसका मन इस विचार को स्वीकार करने को तैयार था कि उसके होंठ सचमुच जल रहे हैं। उसकी घबराहट और अपराध की बेचैनी ने ही दूध को उसके लिए गरम बना दिया। मैंने केवल उनकी बेचैनी पर हंसते हुए वार किया था। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर अचंभित रह गया। अकबर ने तुरंत चोर को कड़ी सजा सुनाने का आदेश दिया और बीरबल के सम्मान में शाही भोज आयोजित करने की घोषणा की। बादशाह अकबर, जो अब तक अपने सिंहासन पर बैठे थे, स्वयं नीचे उतरे और उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। उनकी आंखों में केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि अपने सबसे प्यारे सलाहकार के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि मानव मन की गहराइयों को उजागर करती है, अकबर ने गर्व से कहा। बीरबल हमेशा की तरह विनम्र थे। उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, दूध ठंडा ही था। असल में अपराध का बोझ एक ऐसी अदृश्य अग्नि है जो दोषी को भीतर ही भीतर जलाती रहती है। मैंने तो बस उस अग्नि को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया था। इस घटना ने पूरे साम्राज्य में बीरबल की चतुराई का नया अध्याय जोड़ दिया। उस रात शाही भोज में सभी ने बीरबल की जय जयकार की, ये मानते हुए कि दुनिया में सबसे तेज तलवार नहीं, बल्कि सबसे शांत और चतुर दिमाग होता है। न्याय की जीत हुई थी, हंसते हुए और बिना किसी को चोट पहुंचाए। अगले दिन सुबह जैसे ही दरबार लगा, बादशाह अकबर ने बीरबल को विशेष रूप से सम्मानित किया। जहांपनाह बहुत खुश थे, लेकिन उनके मन में एक सूक्ष्म जिज्ञासा अभी भी बाकी थी। बीरबल, अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हारी हर चाल इतनी ही सरल होती है? मुझे लग रहा है कि तुम न्याय को एक खेल बना देते हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं न्याय को सरल नहीं, बल्कि स्पष्ट बनाने का प्रयास करता हूं। सत्य कभी छिपा नहीं रहता, उसे बस एक रास्ता चाहिए होता है बाहर आने के लिए। उनकी इस विजय की खबर पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गई। अब लोग अपनी हर छोटी बड़ी समस्या लेकर सीधे बीरबल के पास आने लगे। एक सप्ताह बाद एक नई और उलझी हुई चुनौती दरबार के सामने आई। एक धनी व्यापारी के गुप्त तहखाने से मोतियों की माला चोरी हो गई थी। इस बार 4 नौकरों पर शक था,
और हर कोई पूरी ईमानदारी से अपनी बेगुनाही की कसम खा रहा था। बीरबल को पता था कि ये मामला गर्म दूध के एक साधारण गिलास से सुलझने वाला नहीं था। उन्हें अब अपनी चतुराई का एक नया प्रदर्शन करना था। बीरबल ने चारों संदिग्ध नौकरों को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। इस बार उन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ एक अजीब नाटक शुरू किया। बीरबल ने 4 बराबर लंबाई की साधारण लकड़ियां मंगवाई। उन्होंने हर नौकर को एक एक छड़ी थमाई। सुनो, बीरबल ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं है। ये मेरी विशेष जादुई छड़े हैं। आज रात जो व्यक्ति मोतियों का चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में चुपके से 2 इंच लंबी हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है और इसे कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने नाटकीय अंदाज में दरबार की ओर देखा। कल सुबह जब हम यहां मिलेंगे तो चोर की लंबी छड़ी स्वयं ही उसकी गवाही देगी। हम सब मिलकर उस चोर की बेवकूफी पर हंसेंगे, जिसने सोचा कि वह प्रकृति के जादू को मात दे सकता है। ये सुनते ही 3 नौकरों के चेहरे पर भ्रम था, पर चोर के माथे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि छड़ी तो कभी लंबी नहीं हो सकती, पर रात भर ये डर उसे सताता रहा कि कहीं गलती से उसकी छड़ी सच में न बढ़ जाए। चोर ने तुरंत एक आसान पर मूर्खतापूर्ण रास्ता निकाल लिया। रात घिरते ही चोर का डर चरम पर पहुंच गया। बीरबल की दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उसे इस बात पर विश्वास करने को मजबूर कर दिया था कि छड़ी सच में लंबी हो सकती है। उसने मन ही मन गणना की, अगर छड़ी चमत्कारी ढंग से बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। आधी रात को जब बाकी नौकर गहरी नींद में थे, तो वो दबे पांव उठा। उसने अपनी छड़ी उठाई और सावधानी से उसका एक छोटा सा हिस्सा ठीक 2 इंच काट दिया। उसने सोचा, अगर बीरबल का जादू सच हुआ और ये रात में 2 इंच बढ़ गई, तब भी ये बाकी छड़ियों के बराबर ही रहेगी। ये एक अचूक योजना है। इस मूर्खतापूर्ण सावधानी से वो संतुष्ट हो गया। उसे लगा कि उसने बीरबल के जादू को सफलतापूर्वक मात दे दी है। निश्चिंत होकर वो चैन की नींद सो गया, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसने स्वयं ही अपने अपराध की सबसे बड़ी गवाही तैयार कर दी थी। अगले दिन सुबह दरबार में माहौल तनावपूर्ण था। तीनों नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर खड़े थे। बीरबल ने शांत और आत्मविश्वास से भरे लहजे में दरबार को संबोधित किया। सेवकगण, जैसा कि मैंने कल रात कहा था, चोर की छड़ी आज सुबह तक 2 इंच लंबी हो चुकी होगी। अब अपनी अपनी छड़ियां सामने रखें। तीनों नौकरों ने अपनी छड़ियां जमीन पर रख दी। बीरबल ने झुककर बिना किसी बाहरी माप के तीनों को बारी बारी से देखा। तीसरे नौकर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी छड़ी स्पष्ट रूप से बाकी दोनों से छोटी थी। वो रात भर इस यकीन में सोया था कि उसकी काटी गई छड़ी अब पूरी लंबी हो चुकी होगी, लेकिन वो जस की तस 2 इंच छोटी रह गई थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तीसरी छड़ी उठाई और उसे दिखाते हुए ऊंचे स्वर में घोषणा की, महाराज, जादू ने अपना काम कर दिखाया है। चोर यही खड़ा है। सम्राट अकबर और बाकी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने कहा, केवल एक मूर्ख चोर ही ये मानेगा कि छड़ी रात में लंबी होगी और एहतियात के तौर पर उसे पहले ही छोटा कर देगा। तीसरा नौकर अब पकड़े जाने की शर्म और डर से कांप रहा था। उसने घुटने टेक दिए। महाराज, ये चोर की होशियारी नहीं, बल्कि उसकी मूर्खता थी जिसने इसे पकड़ाया। बीरबल ने समझाते हुए कहा, मैंने तीनों नौकरों को साधारण लकड़ियां दी थी, लेकिन केवल चोर को ही विश्वास दिलाया कि दोषी की छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। बीरबल ने पकड़े गए नौकर की ओर देखा, जो अब जमीन पर लौट रहा था। डर और अपराधबोध ने इसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो अपनी छड़ी को पहले ही 2 इंच छोटा कर देगा, तो सुबह होने पर वो बाकियों जितनी ही लंबी दिखेगी। लेकिन जब कोई जादू हुआ ही नहीं, तो उसकी छड़ी छोटी ही रह गई। सम्राट अकबर अपनी जगह से उठे
और उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे तर्क के आगे बड़े बड़े अपराध भी घुटने टेक देते हैं। तुमने बिना किसी मारपीट या पूछताछ के केवल एक झूठ और एक छड़ी के सहारे चोर को हंसते हंसते पकड़ लिया। चोर ने शर्मिंदा होकर अपना जुर्म कबूल कर लिया और चुराई हुई कीमती मोहरें उसके बिस्तर के नीचे से बरामद कर ली गई। पूरा दरबार बीरबल की इस अनोखी न्याय बुद्धि की जय जयकार करने लगा। दरबार में ठहाकों की गूंज फैल गई। बीरबल ने चुटकी लेते हुए चोर से कहा, देखा भाई, मैंने तो कहा ही था कि ये न्याय की छड़ी है। तुमने खुद ही बता दिया कि झूठ कितना भी शातिर हो, सत्य के सामने वो हमेशा एक कदम पीछे हट जाता है। सम्राट अकबर ने हंसते हुए चोर की सजा तय की। चूंकि चोरी की गई वस्तुएं बरामद हो चुकी थी, इसलिए चोर को कारागार भेजने के बजाय उसे दरबार की साफ सफाई के काम में लगा दिया गया, ताकि वो परिश्रम का महत्व सीख सके। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ये युक्ति वर्षों तक याद रखी जाएगी। तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का प्रयोग तलवार से कहीं अधिक धारदार होता है। सचमुच तुमने हमें न सिर्फ न्याय दिया, बल्कि एक मनोरंजक कहानी भी दे दी। इस बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान के लिए बीरबल को विशेष स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गई। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता के साथ स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की और महाराजा अकबर को धन्यवाद दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरी युक्ति का उद्देश्य केवल चोर को दंड देना नहीं था, बल्कि उसे आत्मबोध कराना था। क्रोध और बल प्रयोग से शत्रुता बढ़ती है, लेकिन हंसी और हास्य से व्यक्ति को अपनी मूर्खता का एहसास होता है। उन्होंने सफाई के काम में लगे उस नवनियुक्त सेवक चोर की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, अब ये व्यक्ति जब भी झाड़ू लगाएगा, इसे दरबार की बुद्धिमानी और अपनी गलती याद आएगी। ये सजा उसके मन को शुद्ध करेगी, ठीक वैसे ही जैसे वो इस फर्श को शुद्ध कर रहा है। न्याय का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, न कि केवल बदला। बीरबल के इन गहन शब्दों ने पूरे दरबार को प्रभावित किया और सभी ने उनकी दूरदर्शिता की भूरी भूरी प्रशंसा की। सचमुच वो दिन इतिहास में बुद्धि और हास्य के संगम के रूप में अमर हो गया। महाराज अकबर ने प्रसन्नता से बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, मैंने देखा है कि तुम न्याय करते समय भी किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाते। दंड ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को भीतर से बदले, बाहर से नहीं। वो नवनियुक्त सेवक चोर, जिसे अब पूरी निष्ठा के साथ झाड़ू लगाने का काम मिला था, पहले तो शर्मिंदा था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने काम में एक नई गरिमा महसूस की। उसे अब रोज ये याद आता था कि बीरबल ने उसे कितनी शांति और बुद्धिमानी से पकड़ा था, बिना किसी कठोरता के, केवल एक साधारण से विचार के बल पर। उस दिन के बाद उस सेवक ने कभी चोरी का विचार मन में नहीं लाया। वो अपनी गलती को सुधारने का अवसर पाकर स्वयं को भाग्यशाली मानने लगा। दरबार में अब भी जब कोई बहुत जटिल समस्या आती, तो लोग उस दूध की पहेली को याद करते, जिसने ये साबित कर दिया था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, बल्कि एक हंसता हुआ दिमाग होती है। न्याय केवल कठोरता से नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी से भी होता है। बादशाह अकबर स्वयं भी उस दिन की बुद्धिमानी को बार बार याद करते और बीरबल को अमूल्य मानते थे। जब भी कोई दरबारी बीरबल की इस हंसते हुए न्याय की तारीफ करता, तो बीरबल अपनी चिरपरिचित विनम्रता से केवल मुस्कुरा देते। जहां पनाह, वे कहते, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। असल में न्याय का सबसे बड़ा हथियार डर नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की अंतरात्मा होती है। बीरबल का अटल मानना था कि हर इंसान में अच्छाई का बीज छिपा होता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति का काम केवल सही समय पर उसे जगाना होता है। यह घटना केवल एक चोरी सुलझाने से कहीं अधिक थी। ये इस बात का प्रमाण थी कि यदि आप किसी को प्रेम और सम्मान देंगे, तो वो व्यक्ति स्वयं ही अपनी भूल स्वीकार कर लेगा। और इसी सहज, सरल समझदारी ने बीरबल को न केवल अकबर के दरबार में, बल्कि पूरे भारत के इतिहास में अमर कर दिया।
उनकी कहानियां आज भी ये सिखाती है कि सबसे पेचीदा समस्याओं का समाधान अक्सर सबसे साधारण विचार में छिपा होता है। इस गहन दर्शन के बावजूद बीरबल की प्रसिद्धि का आधार वो वास्तविक घटना थी जब एक शाही रत्नचटित अंगूठी बादशाह अकबर के निजी कक्ष से अचानक गायब हो गई। ये केवल एक चोरी नहीं थी, ये सुरक्षा व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार था। अकबर ने तुरंत सभी सेवकों और दरबारियों पर संदेह करना शुरू कर दिया। जासूस लगाए गए, कठोर पूछताछ की गई, पर कोई परिणाम नहीं निकला। जब तनाव चरम पर पहुंच गया, तब बीरबल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, तलवार से सिर काटा जा सकता है, पर दिल नहीं बदला जा सकता। मुझे चोर को पकड़ने के लिए 1 दिन का समय दीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अपराधी स्वयं आकर अपनी गलती मानेगा। बीरबल की इस घोषणा ने पूरे दरबार को अचंभित कर दिया। सभी जानना चाहते थे कि वो कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे चोर, जो इतने दबाव में भी नहीं टूटा, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दे। बीरबल ने बस इतना ही कहा कि उन्हें अगले दिन शाम को सभी महल के कर्मचारियों और दरबारियों की एक विशेष सभा आयोजित करनी होगी। एक ऐसी सभा जहां कोई डर नहीं होगा, केवल एक अजीबोगरीब खेल खेला जाएगा। अगली शाम दरबार हॉल रोशनी और उत्सुकता से भरा था। बीरबल ने अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू किया। उन्होंने सभी उपस्थित कर्मचारियों को 2 पंक्तियों में खड़ा किया और मंच के बीचों बीच एक बड़ा खाली पीतल का बर्तन रखवाया। माहौल तनावपूर्ण नहीं, बल्कि अत्यंत जिज्ञासु था। बीरबल ने एक विचित्र मुस्कान के साथ घोषणा की, आज कोई दंड नहीं मिलेगा, बल्कि हम मूर्खों की महफिल सजाएंगे। मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगा और आप सबको मेरी सबसे बेवकूफी भरी आज्ञा माननी होगी। ये कहकर बीरबल ने स्वयं ही ऊंची आवाज में एक ऐसा अटपटा, बचकाना चुटकुला सुनाया कि पहले तो सब अवाक रह गए और फिर धीरे धीरे कुछ दरबारी हंस पड़े। बीरबल का ये कदम अजीबोगरीब था, एक अत्यंत गंभीर चोरी के मामले को हास्यास्पद खेल में बदलना। वो जानते थे कि चोर अत्यधिक सतर्कता के कारण सबसे छोटी सी गलती करेगा, खासकर जब उसे हंसने पर मजबूर किया जाएगा। सभी की नजरें बीरबल पर टिकी थी, ये देखने के लिए कि वो इस हास्य और भय के मिश्रण से अपराधी को कैसे बाहर निकालेंगे। हंसी की लहरें धीरे धीरे दरबार के गंभीर माहौल को तोड़ती चली गई। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस अनोखी रणनीति पर मुस्कुरा उठे, लेकिन उनकी निगाहें उत्सुकता से बीरबल के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। बीरबल ने चुटकुला सुनाने के बाद जरा भी देर न की। उन्होंने अपनी पैनी आंखें हर दरबारी के चेहरे पर दौड़ाई। जो खुलकर हंस रहे थे, वे संदिग्ध नहीं थे। असली चुनौती उस व्यक्ति को पहचानना था जो अपनी भावनाओं पर अत्यधिक नियंत्रण रखे हुए था। और तभी बीरबल की नजर एक कोने में खड़े दरबारी पर पड़ी। बाकी सब जहां खुशी से हंस रहे थे, वहीं ये व्यक्ति अपनी हंसी को जबरन दबाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था। उसके होंठ कसकर सिकुड़े हुए थे और उसके गाल फड़फड़ा रहे थे। हंसी को रोकने का उसका ये अत्यधिक प्रयास इतना जोरदार था कि उसकी गर्दन की नसें तन गई और उसकी आंखों से अनजाने में आंसू टपक पड़े। बीरबल मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने चोर को पकड़ लिया था, वो डर से नहीं, बल्कि जबरदस्त हंसी को नियंत्रित करने की विफलता से पकड़ा गया था। बीरबल ने उस तनावग्रस्त दरबारी की ओर अपने कदम बढ़ाए, जिनकी आंखें अब भी आंसुओं से नम थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से लेकिन जोरदार ढंग से कहा, माफ कीजिएगा मित्र, सभी लोग यहां मेरे मूर्खतापूर्ण चुटकुलों पर हंस रहे हैं, पर आप तो ऐसे भावुक हो गए हैं मानो आपके घर में किसी ने आग लगा दी हो। क्या आप ठीक है? दरबारी का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए लड़खड़ाया, नहीं नहीं हुजूर, मैं तो बस अत्यधिक खुशी से भावुक हो गया था। आपकी बुद्धि इतनी तीखी है कि मेरी आंखें भर आई। बीरबल मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आवाज में एक हल्की सी कठोरता लाई।
खुशी या अपराध बोध? मेरे दोस्त, आप हंसने से इसलिए डर रहे थे क्योंकि आप जानते थे कि जरा सी भी ढील देने पर आपके नियंत्रण की डोर टूट जाएगी। और हां, बीरबल ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, उस कीमती रूबी का भार जिसे आपने अपने अंगरखे के नीचे छिपा रखा है, वो भी आपकी हंसी को दबाए हुए है। दरबारी अब विरोध नहीं कर सका। उसका माथा पसीने से भीग गया। बीरबल सीधे खड़े हो गए। महाराज, उन्होंने जोर से आवाज दी, जिससे दरबार में पहले से भी ज्यादा सन्नाटा छा गया। चोर अब रोना बंद कर चुका है क्योंकि उसका अपराध स्पष्ट हो गया है। इसे रूबी की गर्मी महसूस हो रही है जिसे इसने अपने कपड़ों में छिपा रखा है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। उनकी आंखें दरबारी पर टिकी थी, जो अब मूर्तियों की तरह जड़ हो चुका था। उन्होंने इशारे से 2 अंगरक्षकों को आगे बढ़ने को कहा। बीरबल ने अंतिम वार किया। हंसना खुशी का नहीं, बल्कि चिंता से मुक्त होने का प्रतीक था, और यही राहत इन्हें अपराध स्वीकार करने के बाद मिलेगी। अब रूबी का भार इन्हें और नहीं सताएगा। जैसे ही अंगरक्षकों ने दरबारी के अंगरखे का दाहिना कोना उठाया, जमीन पर कुछ लाल और चमकीला गिरा। वो बहुमूल्य रूबी, जिसकी तलाश पूरे राज्य को थी, शाही फर्श पर दमक उठी। दरबारियों ने आह भरी। अकबर ने विजयी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में केवल एक प्रश्न था, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, ये केवल मेरी जासूसी नहीं थी, बल्कि मानव मन का एक साधारण नियम था। जब मैंने देखा कि वो दरबारी इतनी भयानक स्थिति में भी हंस रहा है, तो मैं समझ गया कि उसकी हंसी या तो जानबूझकर नकली है, या वो किसी भयानक बोझ से मुक्त होने की खुशी मना रहा है। उसकी पहली हंसी तनाव और अपराध बोध का मिश्रण थी। लेकिन जब मैंने कहा कि रूबी का भार अब उसे नहीं सताएगा, तो उसकी हंसी बदल गई। वो वास्तविक राहत थी। उस क्षण वो मानसिक रूप से तैयार हो गया था कि सच्चाई सामने आएगी। बीरबल ने आगे बताया, रूबी को अपने अंगरखे में छिपाने के कारण वो लगातार दाहिनी ओर थोड़ा झुका हुआ था। जब वो जोर से हंसा, तो शरीर की अनियंत्रित गति के कारण अंगरखे की ढीली सिलाई पर दबाव पड़ा। जैसे ही उसका तनाव कम हुआ और उसने राहत की सांस ली, उस छोटे से झटके ने रूबी को उसकी गुप्त जगह से बाहर निकाल दिया। अकबर ने तालियां बजाई। वाह बीरबल, तुमने हंसी को ही अपराध स्वीकार करने का हथियार बना दिया। चोर, जिसे अब कोई इनकार नहीं सूझ रहा था, जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया। उसने लज्जा से सिर झुका लिया और महाराज से क्षमा याचना की। महाराज, मैं बीरबल जी की तीव्र बुद्धि के आगे नतमस्तक हूं, चोर ने कांपते हुए कहा। मैंने सोचा था कि मेरी कलाकारी कभी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन मेरी अपनी ही हंसी ने मुझे धोखा दे दिया। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, नहीं मित्र, तुम्हारी हंसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे अपराध के बोझ ने दिया। अपराध एक शारीरिक तनाव पैदा करता है, जो तब तक तुम्हारे शरीर को जकड़े रखता है जब तक तुम उस तनाव से मुक्ति नहीं पा लेते। वो पल जब तुमने सच्ची राहत की सांस ली, तुम्हारी देह ने उस बोझ को उतार फेंका, और उस बोझ के साथ रूबी भी बाहर आ गई। अकबर ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। निश्चित रूप से बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान नहीं हो, बल्कि तुम मानव मन के भी महानतम चिकित्सक हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य को दबाना संभव नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन वो हंसते हुए ही सही बाहर निकल आता है। चोर, जिसका चेहरा अब शर्म और आश्चर्य से पीला पड़ चुका था, अपने ही अपराध के जाल में फंसा खड़ा था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, शायद ये स्वीकार करने के लिए कि सत्य का ये प्रदर्शन कितना चतुर और निर्दयी था। पूरे दरबार में सन्नाटा टूट चुका था और बीरबल की जय जयकार के नारे गूंज रहे थे। अकबर ने बीरबल को फिर सम्मान दिया और फिर चोर की ओर मुड़े। बीरबल ने सिद्ध किया कि आत्मा पर पड़ा बोझ तुम्हें शांति से जीने नहीं देता। आज तुम्हें तुम्हारा दंड अवश्य मिलेगा, परंतु ये भी याद रखना
कि उस एक पल की सच्ची हंसी जो तुमने अपनी मुट्ठी में दबा रखी थी, उसने तुम्हारे वर्षों के तनाव को तोड़ दिया। बादशाह ने आदेश दिया कि चोर को कारागार भेजा जाए और रूबी शाही खजाने में वापस रख दी जाए। लेकिन उस दिन से यह कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी कि बीरबल ने केवल रूबी नहीं, बल्कि एक आदमी के दबे हुए अपराध को हंसाकर बाहर निकाल लिया। न्याय केवल तलवार से नहीं, बल्कि मानव मन की गहराई को पढ़कर भी किया जा सकता है। इस घटना ने राज दरबार में हलचल मचा दी। बादशाह अकबर, जो पहले से ही बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल थे, अब उनकी मानव मन को पढ़ने की क्षमता पर विस्मित थे। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और घोषणा की कि न्याय की तलवार हमेशा जरूरी नहीं होती। कभी कभी सत्य तक पहुंचने के लिए केवल एक मुस्कान, एक चुटकुला या अपराधी के भीतर दबे इंसान को छू लेना ही काफी होता है। यह हास्य का न्याय, द जस्टिस ऑफ लाफ्टर, बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक नया प्रतीक बन गया। दूर दराज के राज्यों में भी लोग इस अनोखे निर्णय के बारे में सुनने लगे। वहीं कारागार में बंद उस चोर ने भी अपने वर्षों के तनाव से मुक्ति महसूस की। उसे अपना दंड स्वीकार था, क्योंकि कम से कम अब उसके पास वो एक क्षण की सच्ची हंसी तो थी जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता था। बीरबल जानते थे कि सच्चा प्रायश्चित दंड से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से शुरू होता है। बादशाह अकबर इस अनूठे न्याय से अति प्रसन्न थे। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी बुद्धि केवल समस्याओं को सुलझाती नहीं, बल्कि लोगों के हृदय परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सुधार करना भी है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी खुलकर हंस लेता है, तो वो आत्मनिरीक्षण के लिए तैयार हो जाता है। दुख अक्सर सत्य को छिपाता है, पर हंसी उसे क्षण भर के लिए उजागर कर देती है। दरबार में अब न्यायशास्त्र की परिभाषा बदल गई थी। अधिकारीगण कठोर नियम कायदों के साथ साथ मानव स्वभाव की जटिलताओं को भी समझने लगे थे। बीरबल का ये तरीका अब हसन्याय के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। पर यह शांति अधिक दिन नहीं चली। जल्दी ही साम्राज्य में एक और गहरा संकट सामने आया। 3 प्रतिष्ठित व्यापारियों के बीच एक जटिल धोखाधड़ी का मामला, जहां अपराधी की पहचान करना असंभव प्रतीत हो रहा था। इस बार चोरी केवल धन की नहीं, बल्कि भरोसे की हुई थी, और बीरबल को फिर से अपनी विनोदी बुद्धिमत्ता का सहारा लेना पड़ा। बीरबल ने तीनों संशयित व्यापारियों धनराज, वीरभद्र और मायाराम को दरबार में बुलवाया। उनके चेहरे पर चिंता और आत्मविश्वास का मिलाजुला भाव था। सम्राट अकबर की ओर देखकर बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से सिर हिलाया। जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी चाहे धन की हो या भरोसे की, उसे पकड़ने का तरीका एक ही है, मनुष्य के मन की खिड़की से झांकना। इस बार न कोई जादू की छड़ी काम आएगी, न कोई प्राचीन ग्रंथ। मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति ने ये धोखाधड़ी की है, वो अत्यंत कायर है और उसे गुदगुदी बहुत लगती है। बीरबल ने घोषणा की, जिससे दरबार स्तब्ध रह गया। कल प्रातः हम एक अनोखी हास्य परीक्षा आयोजित करेंगे। ये एक शारीरिक परीक्षा होगी, जिसमें हर व्यापारी को एक विचित्र पोशाक पहनकर 10 मिनट तक लगातार हंसाया जाएगा। अपराधी वो होगा जो हंसी के दबाव में अपना राज खोल देगा, या फिर जो हंसने की बजाय डर से कांप उठेगा। क्योंकि जब अपराधी का मन डरता है, तो उसकी हंसी झूठी हो जाती है। तीनों व्यापारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये न्याय का सबसे अटपटा तरीका था। अगली सुबह दरबार में एक उत्सव जैसा माहौल था, पर तीनों व्यापारियों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न था। बीरबल ने मंच को रंगीन कपड़ों और अजीबोगरीब खिलौनों से सजवाया था। सम्राट अकबर स्वयं ये हास्य परीक्षा देखने को आतुर थे। जब तीनों संदिग्धों को मंच पर लाया गया, तो दर्शक अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाए। उनकी वेशभूषाएं इतनी विचित्र थी कि उन्हें देखते ही हंसी छूट जाती। एक व्यापारी ने तो सिर पर एक विशाल कद्दू पहन रखा था,
जबकि दूसरे ने खुद को ढेर सारे केले के पत्तों से लपेट रखा था। असली चोर, जिसका नाम हीरालाल था, वो कांप रहा था। उसे पता था कि कायरता और गुदगुदी की उसकी कमजोरी आज उसका राज खोल देगी। बीरबल ने शांत भाव से घोषणा की, नियम स्पष्ट है, 10 मिनट की अथाह हंसी। जो हंसने की बजाय डर से कांपेगा वही राजदार होगा। फिर 2 मसखरों को संकेत दिया गया, जिनके हाथों में मोरपंख थे। परीक्षा शुरू होने वाली थी। ढोल की एक कर्कश ध्वनि के साथ परीक्षा शुरू हुई। दोनों मसखरों ने अपनी कमर कस ली और मोरपंखों को हवा में लहराते हुए व्यापारियों पर टूट पड़े। अगले ही पल दरबार कक्ष हास्य, चीखों और गुदगुदी के एक तूफान में बदल गया। सिर पर कद्दू पहने व्यापारी अपने पेट को सहलाते हुए जमीन पर लोटपोट हो गया। उसकी हंसी एक बेकाबू इंजन की तरह गूंज रही थी। केले के पत्तों वाले व्यक्ति की हंसी इतनी जोरदार थी कि उसके शरीर पर बंधे पत्ते हवा में उड़ गए। हर कोई जोर जोर से हंस रहा था, सिवाय एक व्यक्ति के। हीरालाल सबसे अलग, अपनी जगह पर जम सा गया था। हालांकि वो चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें डर से भरी थी और उसके घुटने लगातार टकरा रहे थे। मोरपंखों की कोमल गुदगुदी उसे गुदगुदी देने की बजाय उसकी कायरता को चीखने पर मजबूर कर रही थी। बीरबल ने तुरंत भांप लिया, ये व्यक्ति हंस नहीं रहा था, वो डर के मारे कांप रहा था। बीरबल ने तुरंत संकेत दिया और मसखरों को रुकने का आदेश दिया। बीरबल ने आंखें संकरी करते हुए सीधे हीरालाल की ओर देखा। चोर, तुम हो, उन्होंने तीखे स्वर में घोषणा की। दरबार में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें तुरंत उस भयभीत व्यक्ति पर टिक गई, जो अब कांपने के बजाय लगभग गिर पड़ा था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये क्या कह रहे हो बीरबल? हमने तुम्हें हंसी से चोर पकड़ने को कहा था, न कि अंदाजे से। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी विधि पूरी हो चुकी है। ये आदमी हंस नहीं सकता था, क्योंकि इसका दिल चोरी के बोझ तले दबा हुआ था। जब बाकी सब खुशी से अपनी कायरता के कपड़े उतार रहे थे, यानी पत्तों से ढका हुआ, तो ये व्यक्ति अपने अपराध को और कसकर पकड़े हुए था। बीरबल ने तुरंत 2 अंगरक्षकों को संकेत किया, इसे पकड़ो और इसकी कमर की पेटी की तलाशी लो। मुझे पूरा विश्वास है कि महल के खजाने से गायब हुई मोहरें हमें इसकी धोती के अंदर कहीं छिपी मिलेंगी। अंगरक्षकों ने तुरंत चोर को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उन्होंने उसकी कमर की पेटी के नीचे धोती में बड़े करीने से सिलकर छिपाए गए कपड़े के एक छोटे थैले को बाहर निकाला। जब वो थैला खोला गया तो उसमें से महल के खजाने से गायब हुई 10 सोने की मोहरें निकली। चोर ने पकड़े जाने पर विरोध करने की जरा भी हिम्मत नहीं की। वो कांप रहा था और उसने तुरंत अपना सिर शर्म से नीचे झुका लिया। ये देखकर बादशाह अकबर अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर मुड़कर कहा, वाह बीरबल, ये तो तुमने कमाल कर दिया। मैंने सोचा था कि तुम उन लोगों को बेवजह शर्मिंदा कर रहे हो जो हंसे, लेकिन तुम तो मनुष्य के मनोविज्ञान से खेल रहे थे। तुमने हंसी को अपराध की कसौटी बना दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग, जो पहले असमंजस में थे, अब बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए जोरदार तालियां बजाने लगे। अकबर ने मोहरें वापस लेते हुए चोर को उचित दंड देने का आदेश दिया। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, लेकिन बीरबल, ये बताओ कि तुमने ये कैसे सुनिश्चित किया कि जो व्यक्ति पहले नहीं हंसा वही चोर है? ये तो कोई भी हो सकता था। बीरबल ने हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सब मन और तनाव का खेल है। जब मैंने सबको हंसने का आदेश दिया तो निर्दोष लोग खुशी से हंस पड़े, क्योंकि उनके मन पर कोई बोझ नहीं था। लेकिन चोर हंस नहीं पाया। उसका सारा मस्तिष्क या दूध दिमाग इस तनाव में व्यस्त था कि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। उसका डर उसकी हंसी पर हावी हो गया। फिर जब मैंने हंसने के बाद उसे अलग से इशारा किया
तो उसे क्षण भर के लिए लगा कि उसका गुप्त रहस्य खुल गया है। यही शर्म और अचानक आई घबराहट थी जिसने उसके चेहरे को लाल कर दिया। ये लाली ही मेरे लिए प्रमाण थी। बीरबल की इस गहन व्याख्या को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग उनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। चोर ने अपना अपराध तुरंत स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर ने गर्व से भरकर बीरबल को गले लगाया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल सबूतों का खेल नहीं है, बल्कि मानव मन के गुप्त कोनों को टटोलने की कला भी है। जहां हमारी सेना और गुप्तचर असफल रहे, तुमने बस एक हंसी और एक इशारा इस्तेमाल किया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चोर ने, जो अब शर्म और पश्चाताप से सिर झुकाए खड़ा था, चोरी किया हुआ सारा सामान वापस कर दिया। सम्राट ने उसे उसके अपराध के अनुरूप हल्की सजा सुनाई, ये देखते हुए कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बीरबल ने अंत में समझाया, जब व्यक्ति सत्य से दूर होता है तो उसका दूध दिमाग सबसे पहले तनावग्रस्त होता है। बाहरी दिखावा कितना भी मजबूत हो, अंदर का डर हमेशा अपनी लालिमा या चुप्पी से सच उजागर कर देता है। उस दिन दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने ये अमूल्य पाठ सीखा कि बुद्धिमत्ता का बल तलवार के बल से कहीं ज्यादा गहरा होता है। सम्राट अकबर बीरबल की इस अनोखी कुशलता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी शाही गद्दी से उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम हर बार ये सिद्ध करते हो कि तुम्हारा दिमाग केवल तेज नहीं, बल्कि उस दूध की तरह शुद्ध और पारदर्शी भी है, जो सत्य को तुरंत छांट लेता है। अगर तुम न होते तो हमारा ये दरबार केवल तलवार के बल पर न्याय करने वाला स्थान रह जाता। बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आपकी अदालत की शांति और न्यायप्रियता है, जो सत्य को बोलने का अवसर देती है। मेरा काम तो बस उस आवाज को सुनना था। इस घटना के बाद दरबार में कई दिनों तक दूध दिमाग की चर्चा होती रही। अब जब भी कोई दरबारी अत्यधिक तनाव में या झूठ बोलते हुए दिखता, तो दूसरे दरबारी आपस में मुस्कुराकर कहते, कहीं इसका दूध दिमाग खराब तो नहीं हो गया। और इस प्रकार बीरबल ने एक गंभीर आपराधिक मामले को भी एक हास्यपूर्ण और अमूल्य सीख में बदल दिया। वास्तव में ये दूध दिमाग वाली घटना बीरबल के न्याय करने के तरीके का एक आदर्श उदाहरण बन गई। बादशाह अकबर इस बात से सबसे अधिक प्रभावित थे कि बीरबल ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसे बिना शारीरिक दंड दिए सबके सामने उसकी मूर्खता का एहसास करा दिया। कठोरता की जगह बीरबल ने शर्मिंदगी और हास्य का उपयोग किया, जिसने अपराधी को भविष्य में ऐसी गलती न करने की गहरी सीख दी। कुछ दिन बाद दरबार के विसर्जित होने पर अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, तुम हमेशा न्याय की राह को इतना आनंदमय क्यों बना देते हो? जब किसी ने चोरी की है तो उसे कठोर दंड मिलना चाहिए था, फिर भी तुम उस चोर को हंसाकर और दूध दिमाग का ताना देकर छोड़ देते हो। अकबर की आंखों में एक दार्शनिक प्रश्न था, क्या हंसकर न्याय करना उचित है? बीरबल ने शालीनता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, भय से प्राप्त किया गया न्याय केवल अस्थायी होता है, लेकिन हंसी से मिला आत्मज्ञान जीवन भर याद रहता है। मैं किसी के शरीर को नहीं, बल्कि उसके दूध दिमाग को ठीक करने का प्रयास करता हूं। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनकी उत्सुकता अब बढ़ चुकी थी। वाह, तुम न्याय में भी एक कवि हो, बीरबल। परंतु मेरा प्रश्न उस विशेष क्षण से जुड़ा है। तुमने सबके सामने उस चोर को दूध दिमाग क्यों कहा? क्या उस अपमान ने सचमुच काम किया? यदि वो अपराधी इतना ही निर्लज्ज होता कि वो अपराध कर सके, तो क्या एक ताना उसे सुधार सकता था? मुझे बताओ, इस उपनाम का रहस्य क्या था जिसने उसे हंसते हंसते लज्जित कर दिया? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, वो ताना केवल अपमान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। जिस आदमी ने चोरी की थी, वो बहुत ही तुच्छ वस्तु चुरा रहा था,
गांव के सबसे गरीब किसान की छोटी सी दही की हांडी। मैंने उसे दूध दिमाग कहकर ये याद दिलाया कि उसका लालच और सोचने समझने की क्षमता दोनों ही एक नवजात शिशु के स्तर पर है। वो बड़ा हो गया है, पर उसका विवेक अभी भी केवल दूध पर निर्भर है। उसे अपनी चोरी से ज्यादा अपनी मूर्खता पर हंसी आई, और यही सार्वजनिक आत्मग्लानि उसका सच्चा दंड बन गई। अकबर बादशाह, जो अब तक बीरबल के गूढ़ विश्लेषण को सुन रहे थे, संतुष्टि से मुस्करा उठे। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और सम्मान से बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, ये अद्भुत है, बादशाह ने प्रशंसा की। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सजा का उद्देश्य केवल शारीरिक पीड़ा देना नहीं, बल्कि विवेक को जगाना है। साधारण दंड केवल अपराध को दबाता है, परंतु तुमने उस व्यक्ति को स्वयं पर हंसने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी तुच्छ चोरी पर इतना पछतावा हुआ कि उसने सार्वजनिक रूप से अपनी मूर्खता स्वीकार कर ली। कारावास से भी बड़ा प्रायश्चित होता है ये आत्मग्लानि। समूचा दरबार बीरबल की इस अनूठी न्याय प्रणाली का कायल हो गया। मंत्रियों ने फुसफुसाते हुए कहा कि बीरबल ने दिखाया कि न्याय केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और मनोविज्ञान की गहरी समझ से भी किया जा सकता है। उस दिन उस हंसते हुए चोर की कहानी न्याय के इतिहास में एक अनमोल सबक बन गई। महाराज अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य का मिश्रण था। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर देखा और एक लंबी सांस ली। बीरबल, आज तुमने मुझे न्याय का वह पक्ष दिखाया जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दंड का भय क्षणिक होता है, परंतु जब व्यक्ति स्वयं को मूर्ख जानकर लज्जित होता है, तो वो सुधार की राह पर आजीवन चलता है। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस पूरी घटना को राजकीय अभिलेखागार रॉयल आर्काइव्स में हंसी के न्याय के रूप में दर्ज किया जाए। उस दिन से दरबार में छोटी छोटी चोरी या हेराफेरी के मामलों को निपटने का तरीका बदल गया। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि तीव्र बुद्धि, दया और सही समय पर फेंका गया मजाक कठोर कारावास से कहीं अधिक प्रभावी औजार हो सकता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई शासन व्यवस्था की बारीकियों पर चर्चा करता है, तो बीरबल की वो हास्यपूर्ण लेकिन गहन मनोवैज्ञानिक जीत का उदाहरण अवश्य दिया जाता है। महाराज अकबर इस घटना के बाद देर तक बीरबल की ओर देखते रहे। उनकी आंखों में न केवल प्रशंसा थी, बल्कि अपने प्रिय मंत्री के लिए एक गहरी समझ और स्नेह भी था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय तलवार से नहीं, बल्कि तर्क और ठाके से चलता है। तुमने सिद्ध किया कि कठोर दंड कभी कभी प्रतिरोध पैदा करता है, जबकि सही समय पर दिया गया हास्य अपराधी को आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि उस चोर को माफ कर दिया गया था, लेकिन शर्त यह थी कि वो अब से राजकीय रसोई में दूध और दही की व्यवस्था देखेगा। बीरबल का मानना था कि जिस वस्तु के प्रति लालच था, उसी की जिम्मेदारी देना सुधार का सबसे अच्छा तरीका है। वो व्यक्ति कभी शाही खजाने को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन हर सुबह दरबार की ओर देखते हुए वो उस दिन को याद करता जब वो पकड़ा नहीं गया था, बल्कि हंसते हंसते सुधर गया था। ये घटना अकबर और बीरबल के अद्वितीय बंधन को दर्शाती है, जहां शासन ज्ञान और मजाक का संगम था। शाम को जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी, बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। चांदी के गिलास में शरबत पीते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय हमेशा मुझे अचंभित करता है। आमतौर पर लोग भय से शासन करते हैं, लेकिन तुमने तो लालच को ही सेवा में बदल दिया। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, भय क्षणिक होता है, वो दमन करता है, सुधार नहीं। जिस वस्तु के प्रति मन में इतना प्रेम हो जाए कि व्यक्ति चोरी कर बैठे, यदि उसी की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो वो व्यक्ति उसकी सुरक्षा के लिए सबसे अधिक ईमानदार होता है। उस चोर ने दूध की चोरी इसलिए की क्योंकि उसे उसके महत्व का ज्ञान था। अब वो उसी महत्व की रक्षा करेगा।
अकबर ने गहरी संतुष्टि से सिर हिलाया। वास्तव में बीरबल, तुम जानते हो कि दंड से ज्यादा शक्तिशाली क्या है? मानवीय स्वभाव का सूक्ष्म ज्ञान। और इस तरह एक मामूली चोरी की घटना बुद्धि और मानवता की एक महान मिसाल बन गई। समय अपनी गति से चलता रहा। दरबार में दूध चोर की कहानी बुद्धि और न्याय की मिसाल बन गई और बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। कुछ हफ्तों बाद महल में एक और गंभीर चोरी हुई। इस बार शाही खजाने से बहुमूल्य पन्ना गायब था। अकबर ने गहरी निराशा में बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये कोई मामूली चोर नहीं है। यहां तर्क और मनोविज्ञान की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि तुम पिछली बार की तरह ही बिना किसी तनाव या सख्ती के चोर को खोज निकालो। बीरबल ने माथा झुकाया। जहां पनाह, अब चोर को पकड़ने का तरीका भी बदल जाएगा। जब इंसान सबसे ज्यादा लापरवाह होता है तभी वो सच्चाई बोलता है, और सबसे ज्यादा लापरवाह वो तब होता है जब वो दिल खोलकर हंस रहा हो। ये सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ। बीरबल ने तुरंत महल के सभी मुख्य सेवकों को अगली सुबह एक विशेष बुद्धि परीक्षा के लिए आमंत्रित करने का फरमान जारी करवा दिया। बीरबल जानते थे कि चोर को हंसाने के लिए पहले उसे असहज करना जरूरी है। अगली सुबह राजमहल का विशाल आंगन अजीब से सन्नाटे और जिज्ञासा से भरा था। लगभग 20 मुख्य सेवक कतार में खड़े थे। हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। बीरबल ने मध्य में एक काला ढका हुआ लोहे का संदूक रखवाया, जिसके चारों ओर उन्होंने मिट्टी के दिए जलवाए। बीरबल ने घोषणा की, मित्रों, इस संदूक में एक अत्यंत रहस्यमय वस्तु रखी है। इसे छूकर ही आपको अपनी बुद्धि का परिचय देना है। जो सेवक सबसे शांत और आत्मविश्वास से संदूक को छुएगा वही सच्चा और निर्दोष माना जाएगा। वास्तव में संदूक के भीतर कुछ नहीं था सिवाय ढेर सारी कालिक के। बीरबल जानते थे कि चोर डर के मारे संदूक को छूने से हिचकेगा ताकि उसके हाथ गंदे न हों और वो पकड़ा न जाए। एक एक करके सेवक आते और घबराहट में संदूक को छूकर वापस चले जाते। जब आखिरी सेवक वापस मुड़ा तो बीरबल ने अचानक ठहाका लगाना शुरू कर दिया। बीरबल के अचानक ठहाके से दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल, ये कैसी हंसी है? क्या तुम्हारा ये बुद्धि परीक्षण केवल एक मजाक था? बीरबल ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जी नहीं जहांपनाह, ये मजाक नहीं बल्कि सच्चाई का आईना है। हंसी तो उस सबसे बुद्धिमान चोर पर आ रही है जिसने सोचा कि वो अपनी चालाकी से बच जाएगा। मित्रों, कृपया अपनी अपनी हथेलियां ऊपर उठाएं। सभी सेवकों ने आज्ञानुसार अपनी हथेलियां ऊपर उठाई। सभी के हाथ संदूक की कालिक से बुरी तरह काले थे, सिवाय एक व्यक्ति के, वही आखिरी सेवक जिसके हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने उस साफ हाथ वाले सेवक की ओर इशारा किया और फिर ठहाका लगाया। पकड़ा गया। इसने डर के मारे संदूक को छुआ ही नहीं ताकि इसके हाथ गंदे न हों और चोरी का राज न खुले। मूर्ख, इसने ये नहीं सोचा कि चोरी छिपाने का यही प्रयास ही इसका सबसे बड़ा गुनाह साबित हो जाएगा। वो सेवक जो अब तक अपनी साफ हथेली पर आत्मविश्वास से खड़ा था, बीरबल के शब्दों और ठहाके से थरथरा उठा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने तुरंत इनकार करने की कोशिश की। नहीं, ये झूठ है। मेरे हाथ पहले से ही। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और बहाना बना पाता, सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और जकड़ लिया। अकबर बादशाह इस अद्भुत और हास्यास्पद तरीके से चोर को पकड़े जाने पर पहले तो अवाक रह गए। फिर उनके चेहरे पर खुशी की एक विस्तृत मुस्कान फैल गई। वाह बीरबल, ये तुमने क्या जादू कर दिया? बादशाह ने आश्चर्य से कहा। बिना किसी सजा या लंबी पूछताछ के तुमने केवल एक मजाक और डर का इस्तेमाल करके अपराधी को पकड़ लिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, डर हमेशा सच्चाई को उजागर करता है। मैंने केवल चोर को यह अवसर दिया कि वो खुद ही ये बता दे
कि उसे चोरी पकड़े जाने का कितना भय था। साफ हथेली जहां पनाह दिल के मैले होने का सबसे बड़ा सबूत बन गई। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल की जय जयकार की ध्वनि पूरे दरबार में देर तक गूंजती रही। बादशाह अकबर ने अब अपना ध्यान उस सेवक की ओर मोड़ा जिसके हाव भाव ने उसे अपराधी सिद्ध किया था। बीरबल, अब ये बताओ कि इस सेवक ने क्या चुराया था और वो चोरी की चीज कहाँ है? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने उस भयभीत सेवक की ओर देखा जो अब घबराकर कांप रहा था। जहां पनाह, इसने शाही खजाने से बहुमूल्य मोतियों का हार चुराया था। इसने डर के मारे उसे महल के पिछले बगीचे में स्थित पुराने कुएं के पास छिपा दिया है। सेवक ने तुरंत घुटने टेक दिए और अपनी चोरी स्वीकार कर ली। उसने बताया कि गरीबी के कारण वो लालच में आ गया था। हार तत्काल बरामद कर लिया गया। बादशाह अकबर ने एक लंबी सांस ली और बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराए। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की दाद देनी पड़ेगी। जहां दूसरे कठोर दंड और बल का प्रयोग करते, तुमने मात्र एक मनोवैज्ञानिक खेल से सत्य को बाहर निकाल लिया। यह साबित करता है कि दिमाग की शक्ति किसी भी तलवार से ज्यादा तेज होती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, यह तो मात्र बुद्धि का एक छोटा सा प्रयोग था। मैं जानता था कि हर चोर झूठ बोलने का प्रयास करेगा, लेकिन सच्चाई को पकड़ने का सबसे तेज तरीका उसकी आंतरिक प्रतिक्रिया को पढ़ना है। अकबर उत्सुकता से आगे झुक गए। वो कौन सा मनोवैज्ञानिक खेल था, बीरबल, जिससे तुम इतना निश्चित हो गए थे कि ये सेवक ही दोषी है, जबकि बाकी सब जोर से हंस रहे थे? बीरबल ने समझाया, जब मैंने मजाक में कहा कि हार उसी के सिर पर है, तो सभी दरबारी जो निर्दोष थे बेफिक्र होकर हंस पड़े। हंसी मन की शांति दर्शाती है, लेकिन इस सेवक का अंतर्मन अपराधबोध से ग्रस्त था। डर और ग्लानि व्यक्ति को हंसने की अनुमति नहीं देती। मैंने देखा कि जब सब हंस रहे थे तब इसके होंठ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था और इसने जरा भी मुस्कान नहीं दिखाई। यही वो मौन प्रतिक्रिया थी जिसने साबित कर दिया कि असली हार इसी के हृदय में छिपा है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। अद्भुत, अब बताओ इस पर क्या दंड दिया जाए? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए उत्तर दिया। जहांपनाह, दंड तो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। इस सेवक का अपराध लालच का था, द्वेष का नहीं। ये व्यक्ति अपनी ही गलती के बोझ से पहले ही इतना डर चुका है कि इसे कठोर दंड की आवश्यकता नहीं है। मेरा सुझाव है कि इसे चोरी की हुई वस्तु लौटाने का आदेश दिया जाए। यदि ये ईमानदारी से सब स्वीकार कर लेता है और चोरी की हुई कीमती मोहर वापस कर देता है, तो इसे केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। सच्चा प्रायश्चित 100 कोड़ों से बेहतर होता है। ये सुनकर वो कांपता हुआ सेवक तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और शर्म तथा राहत के मिश्रण ने उसे तोड़ दिया। उसने तुरंत स्वीकार किया, हुजूर, बीरबल सच कह रहे हैं। मैंने लालच में आकर वो मोहर चुराई थी। वो मेरे घर के एक पुराने संदूक में छिपा है। मुझे क्षमा करें। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम सचमुच महान हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये तो तुमने कमाल कर दिया, बीरबल। अब मुझे बताओ, तुमने न तो किसी को धमकाया, न ही कोई कठोर जांच की, फिर तुमने ठीक इसी सेवक को कैसे पकड़ा? तुमने ये कैसे सुनिश्चित किया कि वो प्रायश्चित करने को तैयार होगा? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, संकेत तो था, लेकिन वो केवल चोर के मन में था। उन्होंने आगे समझाया, मैंने जो क्षमादान की शर्त रखी थी कि वो बिना किसी सजा के मोहर वापस कर सकता है, वो किसी निर्दोष को चिंतित नहीं करेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने चोरी की है, उसके लिए ये शर्त एक वरदान और एक अग्नि परीक्षा थी। चोर डर से इतना भरा हुआ था कि जब उसे पता चला कि स्वीकार करने पर भी उसे केवल चेतावनी मिलेगी, तो राहत की एक बड़ी लहर उसके मन में आई। इसी राहत और पकड़े जाने के डर ने
उसे मजबूर किया कि वो हंसते हंसते अपना अपराध स्वीकार कर ले। लालच पर डर और राहत की मिलीजुली भावना हावी हो गई। पूरा दरबार बीरबल की अद्भुत मनोवैज्ञानिक समझ पर अचंभित रह गया और जोरदार तालियां बजने लगी। चोर को तुरंत मोहर लाने के लिए उसके घर भेजा गया। महाराज अकबर ने अपनी गद्दी से खड़े होकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में केवल प्रशंसा थी। बीरबल, उन्होंने कहा, संसार में न्याय तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस सहजता से तुमने मानव मनोविज्ञान की तह तक पहुंचकर सत्य को बाहर निकाला, वो अद्भुत है। पर मुझे एक बात बताओ, तुमने जानबूझकर ये शर्त क्यों रखी कि चोर को हंसते हंसते अपना अपराध स्वीकार करना होगा? क्या तुम्हें पहले से पता था कि राहत की भावना तनाव से हंसी में बदल जाएगी? बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। जहांपनाह, जब कोई व्यक्ति गहरे डर में होता है और उसे अचानक पता चलता है कि वो बाल बाल बच गया है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया सहज नहीं होती। वो रोएगा नहीं, बल्कि तनाव से भरी एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया देगा। मैंने बस चोर को उस द्वंद्व में डाल दिया। लालच, चोरी का डर और फिर अचानक सजा से मुक्ति की राहत, इन तीनों का मिश्रण केवल एक अजीब, दबी हुई हंसी या मुस्कान ही पैदा कर सकता था, जो स्वयं में अपराध का प्रमाण थी। पूरे दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए जय जयकार होने लगी। बादशाह अकबर ने बड़े संतोष के साथ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुमने न केवल चोरी का पता लगाया, बल्कि मानव मन की जटिलता को भी सबके सामने खोल कर रख दिया। तुम्हारा तर्क अकाट्य है। दरबार के एक कोने में खड़ा वो धूर्त चोर, जिसने अब तक अपनी मासूमियत का नाटक किया था, बीरबल के मनोवैज्ञानिक प्रहार से पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी कोई चाल अब काम नहीं आएगी। वो कांपते हुए घुटनों के बल नीचे बैठ गया। क्षमा, जहांपनाह, उसकी आवाज में अब किसी छल की जगह केवल पश्चाताप और डर था। बीरबल सच कहते हैं, मेरी हंसी नकली नहीं थी। जब मुझे लगा कि मैं सजा से बच गया हूं, तो उस तनावपूर्ण राहत ने मेरे होठों पर वो अजीब, अनैच्छिक मुस्कान ला दी थी। मैंने ही राजकोष से वे मोहरें चुराई थी। चोर ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। अकबर ने तुरंत उसे उचित दंड देने का आदेश दिया और एक बार फिर बीरबल की चतुराई की विजय हुई। बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। वाह बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। अकबर ने कहा, धन और मोहरें तो वापस मिल गई, पर तुम्हारी इस सूझबूझ का मूल्य कूद है। तुमने साबित कर दिया कि झूठ, चाहे वो खुशी का लिबास ही क्यों न पहन ले, सच के सामने कभी नहीं टिक सकता। समूचा दरबार आश्चर्य और प्रशंसा से गूंज उठा। हर दरबारी इस अनोखे निर्णय और हंसते हुए चोर को पकड़ने के तरीके पर अचंभित था। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने समझाया, जहांपनाह, हंसी अक्सर सबसे बड़ा मुखौटा होती है। जब किसी को लगता है कि उसने सबसे मुश्किल परीक्षा पास कर ली है, तो वो अनैच्छिक रूप से तनाव मुक्त होता है। उस चोर की राहत भरी हंसी ने ही बता दिया था कि वो आजादी का जश्न मना रहा था। लेकिन मैंने बस उस जश्न के पीछे छिपी हुई चोरी को पहचान लिया। उस दिन से बीरबल की चतुराई की ये कहानी, जिसने मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ के दम पर अपराध को बेनकाब किया, पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। महाराज अकबर की आंखों में अब सिर्फ गर्व और गहरा सम्मान झलक रहा था। उन्होंने सिंहासन से उठकर बीरबल को स्नेहपूर्वक गले लगाया। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने आज केवल एक चोर को ही नहीं पकड़ा, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि न्याय की सबसे बड़ी तलवार हमारा विवेक है। डंडों और धमकियों से अपराधी झूठ बोलता है, लेकिन आराम और राहत उसे सच बोलने पर मजबूर कर देती है। उस दिन के बाद बीरबल को सिर्फ राजदरबार का चतुर दरबारी नहीं, बल्कि एक सच्चा मनोवैज्ञानिक माना जाने लगा। दरबारी अब जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल शब्दों में नहीं थी,
बल्कि ये जीवन के सूक्ष्म पहलुओं के गहन अवलोकन पर आधारित थी। बीरबल का ये हंसता खेलता तरीका एक किंवदंती बन गया कि सबसे कठिन समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर सबसे सरल और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। राज्य में ये कहावत मशहूर हो गई, जहां आंखें धोखा देती हैं, वहां हंसी सच बता जाती है।